बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से प्रोग्राम मुकाबिल देखने वालों को आज के प्रोग्राम मुकाबिल में हम वेलकम करते हैं। इमरान खान साहब शहबाज शरीफ साहब के निशाने पर है। इमरान खान साहब मोहसिन खुश हैं, जनरल बाजवा रिटायर हो चुके, अब उन्हें चैन से जिंदगी गुजारने दें। आज कौम से नए इदारों से मैं मुखातिब हूँ। पाकिस्तान का कर्जों का रिस्क 100% तक पहुंच गया। मौजूदा हुकूमत पर कोई भी सरमायाकार एतमाद करने के लिए तैयार नहीं। वाहिद हल सिर्फ इंतखाबात हैं। इमरान खान साहब ने भी आज हिसाब बराबर कर दिया। सवाल यह कि सियासी और मुआशी सूरत हाल क्या है, इसका जायजा लेंगे आमिर साहब के तज़किये में। मगर इसके साथ साथ कराची शहर की बात होगी, जहां पर जाती सवारी रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। रवां साल डाकू सैकड़ों कारें और मुताद्दिद मोटरसाइकिलें ले उड़े हैं। सिंध पुलिस जानते बूझते बेखबर है। एक सवाल मेरे पास है कि क्या वाकई शहर कायद लावारिस हो चुका है? इस सवाल का जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में। आमिर साहब, सियासत तो हम रोज ही बात करते हैं, आज भी बात करेंगे, मगर मुआशी जब सूरत हाल की बात करते हैं तो हमें पता है कि एक आम आदमी सफ़र कर रहा है। हमें पता है कि अपने तई जो मौजूदा हुकूमत की मुआशी टीम है वो किसी हद तक कोशिश कर रही है। मगर अगर खान साहब बार बार ये बात करते हैं और आज फिर से करते हैं कि मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, तो ये तो बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। भाई वो आपने सियासत और मईशत को अलहदा कर दिया। अभी ये इकट्ठे हो रहे हैं, मईशत पे सियासत हो रही है। मगर कुछ हद तक ये इल्ज़ाम दिया जा सकता है, मगर वाकई मईशत बहुत ख़राब है। और ये सिर्फ इमरान खान नहीं कह रहे, सारा पाकिस्तान जो है इसके मतलब आवाज़ उठा रहा है और तड़प ही रहा है। तो इमरान खान ने, मैं समझता हूँ उनका एज अपोजिशन लीडर फ़र्ज़ है कि ये वो पॉइंट आउट करें। ये कह देना कि जनाब इससे पाकिस्तान के तशक्कुस को नुकसान पहुंचता है या हमें और नुकसान हो सकता है, नहीं। ये जब आपके मुल्क को ख़तरा हो, इकानमी को ख़तरा हो, तो बिल्कुल अपोजिशन का काम ये है कि उसको लोगों को भी बाखबर रखना और उसके लिए हल तलाश करना। मैं समझता हूँ इसहाक डार साहब का ये डिनाइल और ये डाल देना, उनकी अपनी नालायकियों को वो पर्दा डाल रहे हैं। और ये बिल्कुल कह देना, और उनका जो रवैया है, फॉर एग्ज़ाम्पल IMF को धमकियाँ दे देना ऐसे मौक़ों पे, जबकि हम IMF से हमें बड़ी ज़रूरत है IMF की और नेगोशिएशन चल रही हैं, तो एकदम से उन्होंने जो है पहले तरले करते रहे हैं, अब वो कहना शुरू हो गए हैं कि उनकी टर्म्स ठीक नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। ये नहीं, ये उन संजीदा आदमी है, उनको ये मौजू बात नहीं है। बाकी कितने हालात ख़राब हैं ये आज की तफसीलात बता देते हैं, उनके अपने ही फिगर्स उसके मुताबिक, कि पाकिस्तान के इस वक्त जो रिज़र्व्स हैं वो $6.7 बिलियन हैं। रिज़र्व्स आपके ये होते हैं जिसके ज़रिए पूरी दुनिया के साथ आपने ख़रीदो फरोख्त करनी होती है, ट्रेड करनी होती है, उसके लिए आपको ये इसकी ज़रूरत होती है। और किसी मुल्क के लिए भी ज़रूरी होता है कि वो 3 से 6 माह का कम अज़ कम जो है रिज़र्व्स होने चाहिए। ये रिज़र्व हमारी जो ख़र्चा आता है बाहर की इम्पोर्ट्स पे, उसका सिर्फ 1 महीना नहीं, 1.2 महीना कर लें, समझ लें कि 5 हफ्ते से 6 हफ्ते के रिज़र्व्स हैं। इससे आगे अगर हमें कोई बड़ा ख़र्चा पड़ जाए तो हम अफोर्ड नहीं करते। ये बहुत ही बहुत ही रिस्की मामला है। और उनका बार बार कहना इसहाक डार साहब का कि हम बैंकरप्ट नहीं हो रहे, वो सही कह रहे हैं कि हमने क्योंकि अपनी आखिरी बड़ी किस्त स्कूक बॉन्ड्स की वो दे दी है, $1 बिलियन, $1.2 बिलियन गलबन, तो उसके बाद से हम अभी डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहे, मगर हम बैंकरप्ट तो हो गए हैं। बैंकरप्सी क्या होती है? बैंकरप्सी ये होती है कि जब आपके इस वक्त जो है 400 के करीब आपका जहाज़ खड़ा है, लहसुन का, अदरक का, प्याज का, सोयाबीन का, और हमारे पास डॉलर नहीं है उनकी LCs खोलने के लिए, ये बैंकरप्सी होती है। उसके बाद सूरत हाल ये है कि ये जो $6.7 बिलियन का जो रिज़र्व जिस पे आ गए हैं, ये 4 साल में सबसे कम लोएस्ट फिगर है हमारा। और ये इसहाक डार साहब को ये पता है कि जब ये आए थे मार्च में, जब इन्होंने अप्रैल में हुकूमत संभाली, तो मार्च में 11.42 बिलियन के रिज़र्व से, इसी साल मार्च में इनके आने से पहले इतने, ये 11.242 से ये 6.7 तक आ गए हैं। और उसका नुकसान ये है, और ये भी इसलिए $6.7 बिलियन हैं कि इसके अंदर हमारे जो फ्रेंडली नेशंस हैं, सऊदी अरेबिया, UAE, चाइना, वो हमारे से अपना जो पैसा 10 बिलियन के करीब हमने लिया है वो वापस नहीं मांग रहे।
और हमारा अभी भी दारोमदार इस बात पे है कि हम तरला कर रहे हैं कि सऊदी अरेबिया हमें $3 बिलियन और दे दे और $1.2 बिलियन का हमें तेल जो है वो उसको डिफर्ड पेमेंट पे कर दे, उसके पैसे हमारे से बाद में ले। याद रहे कि वो पहले ही $3 बिलियन का रोल ओवर कर चुके हैं, रोल ओवर के पिछले कर्ज़ों को अगली दफ़ा ले लेंगे, वो कर्ज़े मौजूद हैं। अभी जो है सूरत हाल ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो हमारी यहाँ पे फॉरेन फर्म्स हैं, बाहर की कंपनियाँ, मल्टीनेशनल्स वगैरह, उनको हम पैसे नहीं दे पा रहे, उनकी रिपैट्रिएशन, उनको जो डिविडेंड्स या उनकी यहाँ पे कमाई है वो हम नहीं दे पा रहे, उसके ऊपर कदगत लगा दी है। उससे क्या होगा कि पहले ही बेताशा मल्टीनेशनल्स पाकिस्तान से जा रही हैं, मज़ीद भी दौड़ना शुरू हो जाएंगी और नया कोई यहाँ पे फ़िलहाल बंदा दूर दूर तक नहीं आएगा कि जब आप वो किस लिए प्रॉफिट के लिए आती हैं, कोई चैरिटी के लिए तो आती नहीं है। जब आप उनको कमाई हुई दौलत जो कि आपने अलाउ की है वो भी उनको नहीं ले जाने देंगे तो इसको क्राइसिस कहते हैं, इसको वर्चुअली बैंकरप्सी कहते हैं। उसके अलावा ये है कि यहाँ पे हमारी पाकिस्तान का सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान उन 5 मुल्कों में से है जो कि एयरलाइंस का $225 मिलियन, $225 मिलियन हैं जो कि वो मुल्क जो कि दे नहीं पा रहे हैं, एयाटा की खबर के मुताबिक, कि अपने ट्रैवल एयरलाइंस जो हैं तो उनको भी उनके प्रॉफिट नहीं, टिकटों के जो पैसे हैं वो नहीं दे पा रहे। इससे शायद ये इम्कान भी हो सकता है कि इस स्टेज पे वो भी पाकिस्तान की टोटली यहाँ पे जो फॉरेन एयरलाइंस आती हैं वो आना बंद कर देंगी। एक हद तक वो जा सकते हैं, इससे ज़्यादा वो नहीं जा सकते। अभी डार साहब ने एक तरफ कह रहे हैं कि क्राइसिस नहीं है, एक तरफ उन्होंने ये जुमे के रोज़ एक मीटिंग की है जिसके अंदर उन्होंने सारे लोगों को, इंटीरियर वालों को, बाकी लोगों को कि पकड़ा जाए। और उनका बड़ा आसान हाल होता है कि जी ये पुलिस वालों को बुला लिया, कस्टम वालों को बुला लिया और FBI वालों को बुला लिया, जल्दी से हाल निकालें। तो वो उन्होंने कहा जनाब हम नहीं निकालते, आपके कवानीन ही इस तरह के हैं। कवानीन ये हैं कि डॉलर की कमी क्यों ना हो, जब हमारा कानून है कस्टम्स का कि $10,000 कोई एक फ़र्द ले जा सकता है। अब एक शख्स से मुराद ये है कि 4-6 लोग जा रहे हैं और भाव कर रहे हैं तो आप नहीं पकड़ सकते। किसी के पास $9,000 लेके जा रहा है कोई यहाँ से तो उसको नहीं रोका जाता। चलिए इसमें मजीद भी बात कर लेते हैं आमिर साहब, इसके ऊपर मजीद भी बात कर लेते हैं। आपका तजिया तो शामिल रहेगा, मगर वन एंड ओनली पर्सन इन आर पॉलिटिक्स जिसके बारे में मैं कह सकती हूँ कि वो सियासत की तो बेहद सूझबूझ रखते हैं, मगर इसके साथ साथ मईशत के ऊपर भी बड़ा और इनके हिस्सों के ऊपर बड़ा उबूर रखते हैं। इस वक्त सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असद उमर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। ओवर टू यू आमिर साहब। जी असद, आज बड़ा शुक्रिया आज, क्योंकि इकॉनमी में भी बात हुई, इमरान खान ने भी बात की, पर एक उसके ऊपर बड़ा डिनायल सा है। इसहाक डार साहब ने कहा कि आप जो कर रहे हैं वो मुल्क के लिए ठीक नहीं है, जबकि मैं हफीज़ पाशा साहब का देख रहा था कि उनका ये कहना था कि ये जनाब आपने इसहाक डार्स की इस पॉलिसी की वजह से कि ₹200 का जो उन्होंने करने की कोशिश की, उसकी वजह से ये ओपन मार्केट में और इंटरबैंक मार्केट में जो 10 से 20 रुपए का फ़र्क आ गया है, उसकी वजह से एक बहुत बड़ा हमारा मसला है कि जो रेमिटेंसेस आ रहे हैं वो भी कम आ रहे हैं और एक्सचेंज रेट भी कंट्रोल में नहीं आ रहा। आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। हमारा आमतौर पे इंटरबैंक का और जो ओपन मार्केट है उसका फर्क जो है वो 1%, 1.5% की रेंज तक रहता है। 2% पे चला जाए तो गुजारा हो जाता है। इस वक्त जो फर्क है वो 10% से भी ज्यादा ऊपर गया हुआ है और उसका नतीजा ये हो रहा है कि आपने देखा है कि 4 माह से तकरीबन हर महीने जो है हमारी जो तरसीरात ज़राअती है मुल्क के अंदर वो गिरती चली जा रही है, क्योंकि ऑफिशियल चैनल से लाने में लोगों को अब पैसे बहुत कम मिल रहे हैं और उसकी निस्बत जो है ओपन मार्केट के जरिए, हुंडी के जरिए लाएं तो ज्यादा मिलते हैं। इसी तरीके से कई लोगों का कहना है कि एक्सपोर्टर्स भी जो हैं उन्होंने अपनी रिसीट्स लेनी जो है वो ऑफिशियल चैनल से खत्म कर दी हैं या कम कर दी हैं, और वो ये भी हम देखते हैं कि एक्सपोर्ट भी हमारी गिरती चली जा रही है। तो इसी के साथ साथ अगर आप देखें कि हमारी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट मुल्क के अंदर आती है वो पिछले साल से आधी हो गई है। तो कर्जे के अलावा जो बाकी जितनी भी सोर्सेज होती हैं हमारे डॉलर्स कमाने की, उन सब के अंदर मनफी रुझान नजर आ रहा है। तो मईशत
जो है वो बड़ी ही खतरनाक तरीके से इस वक्त एक मोड़ पे आ गई है, और वो किसी स्टेटमेंट देने से वो बदलने नहीं वाली, ना किसी पे इल्जाम लगाने से बदलने वाली है। नंबर अपनी बात खुद करते हैं। असद, ये बताएं कि आप ओवरऑल सारा आपके नज़र में सब कुछ ही होगा, तो पाकिस्तान को कितना किस वक्त जो है मईशत को कितना खतरा है, ये हमारा नेशनल सिक्योरिटी का कितना एक बड़ा है मसला? देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल हो गई है, क्योंकि आपके पास रिजर्व खतरनाक तरीके से गिरते चले जा रहे हैं और अदायगियां करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो आप मईशत को आप समझ लें कि सुकेड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से मेरा डॉलर मुल्क से बाहर ना जाए। उसको करने के लिए आपने एलसियां खोलनी लोगों के लिए मुश्किल कर दी हैं। यहाँ तक कि ज़रूरी दवाइयों के लिए जो खाम माल होता है उसकी एलसी खोलने में भी प्रॉब्लम हो रहा है। पोर्ट पे आके आपकी खाने की अशिया पड़ी हुई है, वो माल छुड़ाया नहीं जा सकता क्योंकि डॉलर पेमेंट अलाउ नहीं हो रही है। इसी तरीके से हमारी जो ऑनलाइन जो है बड़ा जबरदस्त एक पाकिस्तान में ट्रेंड शुरू हुआ था। हमारे जो फ्रीलांसर्स हैं वो बड़ा पैसा कमा रहे थे। हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स में बड़ी तेजी से इजाफा हुआ 2 साल लगातार। वो भी सारी इस वक्त खतरे में पड़ गई हैं क्योंकि इंटरनेशनल कंपनीज जो हैं वो जब देख रही हैं कि पेमेंट्स ओवरड्यू होती चली जा रही हैं तो वो पाकिस्तान से विड्रॉ कर रहे हैं। जिस तरीके से भी आप देखें ना, तो एक खतरा बढ़ता चला जा रहा है आपका मईशत का, और जब इतनी खतरनाक मोड़ पे आ जाए तो वो सिर्फ माशी मसला नहीं रहता, वो कौमी सलामती मसला हो जाता है। एक और पहलू से अगर आप कौम की सलामती के देखें कि जो मुल्क के अंदर जो जराइम होते हैं, जो माशरती हालात हैं, अब बिजनेस रिकॉर्डर के वो बहुत सीरियस रिसर्च के रिपोर्टर हैं, वो कोई सियासतदान नहीं है। आज उनकी आप खबर पढ़ें, 15 लाख लोग बेरोजगार हो गए सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री से। अब इतना बड़ा, इतनी महंगाई, पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई, और उसके साथ इस तरीके की बेरोजगारी, तो आप उसका माशरती जो असर होगा वो भी एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। जी असद, ये मैं देख रहा था साग डार साहब ने सुना है आज मीटिंग बुलाई हुई थी और सबको कहा कस्टम वस्टम को कि आप ये मामला ठीक करें, और वाकई ही वहाँ जो टर्न आउट के हालात बड़े ख़राब हैं कि कस्टम्स की बहुत ज़्यादा रिपोर्ट पेश की गई कि तुरखम के ज़रिए जो है वहाँ पे बॉडी रिपोर्ट्स आ रही है। एक पुलिस वाला पकड़ा गया है $50,000 के साथ, कोई बच्चे पकड़े गए हैं जो $10,000 जूतों के डब्बों में लेके जा रहे थे। फिर बताया गया जी ऑरेंज जो माल्टा यहाँ से जाता है, किन्नू जाता है, उसके क्रेट्स में करेंसी जा रही है। इसी तरह ही वहाँ पे आपका यूरिया जा रहा है, इसी तरह ही आपकी गंदम जा रही है। तो उन्होंने कहा जी फ़िलहाल तो निज़ाम नहीं है, कुछ जिस तरह वादा किया जाता है कि इंशाल्लाह इसको ठीक कर देंगे। मगर क्या ये जो ओवरऑल हमारा इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज का और रिजर्व्स का जो मसला आ रहा है और करंट अकाउंट डेफिसिट का भी मसला आ रहा है, तो ये प्रिलिमिनरी छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव सबसे ठीक होगा या इसके लिए बड़ा कोई मैक्रो हमें फिस्कल मेजर्स करने होंगे? देखिए, जो जाहिर है कि सस्टेनेबल जो चीज़ है वो तो यही है कि बुनियादी रिफॉर्म की जाए। उसके अंदर आपका फिस्कल मसला बहुत बहुत सीवियर प्रॉब्लम होता चला जा रहा है और अनसस्टेनेबल होता जा रहा है। हमारे एक्सटर्नल इम्बैलेंसेस जो हैं वो बेहतर होने शुरू हुए थे। आपकी रेमिटेंसेस बढ़नी शुरू हुई थी, एक्सपोर्ट बढ़नी शुरू हुई थी। जैसे लोगों को पता है कि डार साहब का जो पिछला भी स्टेंट था तो वो पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन दौर था एक्सपोर्ट्स के लिहाज से। ये वाहिद 4 साल का पीरियड है, पाकिस्तान की तारीख में कभी आज तक नहीं हुआ कि उस 4 साल के अरसे के अंदर हमारी एक्सपोर्ट गिर गई थी। वरना ये तो होता है कि एक्सपोर्ट जिस रफ्तार से बढ़ रही है वो कभी तेज हो जाए कभी स्लो हो जाए, लेकिन ये डार साहब का वाहिद 4 साल का अरसा है पाकिस्तान की तारीख में जहाँ पे एक्सपोर्ट एक्चुअली कम हो गई थी, और वही फिनोमेना दोबारा रिपीट होना शुरू हो गया है। ये पता नहीं कहाँ से मईशत सीख के आए हैं, इनके दिमाग में वो घुस जाता है कि डॉलर को मैं किस तरीके से मसनूई तरीके से कर दूं। अब ये जो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स हैं, इनसे मार्केट के अंदर पैनिक बढ़ रहा है, और जो कारोबारी लोग हैं अगर आप उनसे इस वक्त बात करें तो वो तो बिल्कुल इस वक्त एक पैनिक सिचुएशन में आए हुए हैं। उनको समझ में नहीं आ रही कि मुल्क जा किधर रहा है। लेकिन मुझे ये इजाजत दें कि इसका जो हल निकलना है ना आमिर, वो सिर्फ माशी इकदाम से नहीं निकलना। ये बहरान पैदा हुआ है एक सियासी बहरान से। ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और रजीम चेंज ऑपरेशन से शुरू हुआ है, और जब तक ये गैर यकीनी सूरत हाल रहेगी कि किसी को यही नहीं पता कि अगले महीने पंजाब असेंबली होगी नहीं होगी, खैबर पख्तूनख्वा होगी
नहीं होगी, वफाक होगा नहीं होगा, ये मईशत आगे नहीं चल सकती। जब अगर हम इस मुल्क को इस बहरान से निकालना चाहते हैं, एक नया मैंडेट लेके आए, जिम्मेदारी हो, 5 साल आगे उनके सामने हो, फैसले कर सकें, बाहर से जो डील कर रहा है उसको कॉन्फिडेंस हो कि मैं जिसके साथ बात कर रहा हूँ ये एक्चुअली इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवा सकेगा। वैसे आपने बहुत अच्छा किया कि सियासत की तरफ आगे। मैं भी आपसे पूछना चाह रहा था कि मुझे लगता है कि आप लोगों का जो दावा था या ऐलान किया गया था कि दिसंबर में ही असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी, केपी की और पंजाब की, मुझे लगता है कि आप लोग उससे पीछे हट रहे हैं। कि इमरान खान साहब के हवाले से जो खबरें आ रही हैं कि उन्होंने कहा जी परवेज़ इलाही साहब की उस बात में भी जान है कि ये ना तहलील करने की भी जो वजूहत हैं वो भी समझ में आती हैं। क्या आप इसलिए कोई नज़र आता है कि होने का दिसंबर में चांस तहलील का है या ये डिले हो गया है? नहीं जी, बिल्कुल अभी तक तो यही फैसला है कि दिसंबर के अंदर ही तहलील करनी है और उसके लिए जो तैयारी करनी थी, जो इक़दाम करने थे, उस पर काम किया जा रहा है और इस वक्त तक तो कोई चेंज उसका प्लान का है नहीं। ख्वाहिश बड़ी शदीद है लोगों की कि हम ना करें तहलील, बल्कि मैं अगर इसको बोलूँ ना, असल मसला तहलील का नहीं है, उनको मसला ये है कि उसके बाद इलेक्शन होंगे। और इस वक्त अगर आप देखें कि ये अजीबो गरीब जमहूरियत के चैंपियन है जो हर इलेक्शन से भाग रहे हैं और इनके साथ इलेक्शन कमीशन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी मावनत करता है कि कराची में मुकामी हुकूमत का इलेक्शन होने जा रहा था, 36 घंटे बाकी रह गए थे, 3 दिन से मैं ग्राउंड पे कैंपेन कर रहा था, आखिरी जलसे में मैं पहुंचा तो पता चला जी इलेक्शन पोस्टपोन हो गए क्योंकि कराची में बारिशें बहुत ज्यादा है। ये केड़ी बात है, हम वहां पे सड़क पे खड़े हुए कैंपेन करें। तो इसलिए ये हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से बगैर इलेक्शन के ये जमहूरी निज़ाम चलता रहे। ये अजीबो गरीब एक जो इन्होंने जानवर वैसे अभी तो हो लेकिन इलेक्शन ना हो। असल वो अभी तो डेयर कर रहे हैं आपको। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि इनमें जुर्रत है तो इलेक्शन करके असम्बलियाँ तहलील करें और इलेक्शन करवाएं। फुट ड्रैगिंग तो परवेज़ इलाही साहब नज़र आ रही है मुझे। आपका ख्याल में परवेज़ इलाही साहब मुस्तजाद बयान आ रहे हैं, बहुत डबल माइंडेड लगते हैं। नहीं, वो राना साहब भी जो है वो अपना बयान बदलते रहते हैं। पहले वो कहते थे कि अगर ये संजीदा है इलेक्शन के लिए, जनरल इलेक्शन के लिए, तो ये पंजाब और केपी क्यों नहीं तहलील करते। जिस दिन खान साहब ने ऐलान कर दिया पंजाब और केपी तहलील कर रहे हैं तो उन्होंने इंटरव्यू दे रहे, उन्होंने कहा हम हर हरबा इस्तेमाल करेंगे कि ये तहलील ना कर सकें। अब उनको मेरे ख्याल में किसी ने गलतफहमी ये दिला दी है कि शायद हम नहीं तहलील कर रहे हैं, तो उन्होंने दोबारा से बढ़के लगानी शुरू कर दी है कि ये कभी भी नहीं तहलील कर सकते। राना साहब जो बोले थोड़ा सा हौसला रखें, आपको असम्बली तहलील भी करके दिखा देंगे। सरबत कुछ आप पूछना चाह रही थी? बिल्कुल आमिर साहब, आपकी इजाज़त से मेरे 2 बड़े आम सवाल आते हैं इसी पॉलिटिक्स के ऊपर जो मैं असद उमर साहब से जानना चाहूँगी। अभी असद उमर साहब, आप असम्बली तहलील के हवाले से बात कर रहे हैं, क्या असम्बलियों को तहलील करने का अमल दोनों असम्बलीज़ का एक साथ ही आप लोग दोहराएंगे या फिर पहले पंजाब असम्बली का मरहला सामने आएगा उसके बाद आप KPK की असम्बली की तरफ बढ़ेंगे? दोनों राय जी, इस वक्त दोनों राय हैं। एक राय ये है कि दोनों को एक हाथ ही फौरी कर दिया जाए, दूसरी राय ये आपने ठीक कहा कि ये भी एक राय पाई जाती है कि पहले पंजाब किया जाए और उसके बाद कुछ हफ्ते के गैप के साथ हफ्ते के अंदर 2 हफ्ते के अंदर जो भी उसका वो बनता है और केपी उसके बाद की जाए। वो तफसील है कि क्यों लोग कहते हैं, लेकिन ये 2 राय पाई जाती है। ठीक है, ठीक है। अच्छा असद उमर साहब, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जब की आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, तो उन्होंने कहा कि जी अपने कौमी मुफाद को सामने रखते हुए हम तहरीक इंसाफ के साथ सारे इख्तलाफात भुलाकर आगे बढ़ सकते हैं, मगर ताली 2 हाथों से बजती है दोनों तरफ से। आप लोगों की डिमांड तो बिल्कुल क्लियर है कि आप लोग आम इंतखाबात की तारीख चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जल्द अज जल्द आम इंतखाबात हो जाएं। इत्तेहादी हुकूमत आपसे क्या चाहती है? देखिए, ये तो उनसे सवाल बनता ना, ये तो बिल्कुल आपने सही बात की कि अगर बातचीत होनी है तो उसके ऊपर ये भी तो तय होना चाहिए ना कि बातचीत किस चीज के ऊपर होनी है। तो हमारे तो मुतालबा बड़ा सादा सा है, बड़ा आसान 1 पॉइंट का मुतालबा है और वो ये है कि पाकिस्तान के अवाम को फैसला करने दें कि आगे हुकूमत किसने चलानी है और क्या फैसले करने हैं पाकिस्तान के बारे में। वो चाहते क्या है, हमें तो ये नहीं समझ में आया। हमें आप लोग टीवी पे शायद ये ना कहें, लेकिन आपको भी पता है कि जब आपके साथ मुस्लिम लीग नून या PDM के लोग बात करते हैं ऑफ एयर, तो वो यही कहते हैं कि जी हम पागल हो गए, हम इलेक्शन कराएं, सारा मुल्क तो इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ा हुआ है, हमने इलेक्शन में जाके जलील होना है। तो मतलब मुल्क को नुकसान इसलिए पहुंचाते रहो क्योंकि आप इलेक्शन हार जाओगे। इस वक्त तो उनकी ये मंतक है।
सही। असद, लास्ट क्वेश्चन कि आज बड़ा एक खौफनाक वाक़या हुआ है कि पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के साथ वहाँ फायरिंग की, 7 लोग हमारे शहीद हो गए, बेशतर जो है ज़ख्मी भी हुए, उनकी तरफ भी कुछ लोग मारे गए, मगर ये क्लियरली नज़र आ रहा था उनकी तरफ से एक प्रोवोकेशन है। लोगों में बड़ा गुस्सा है बहुत ज़्यादा इस बात पे, क्योंकि ये एक हफ़्ते में दूसरा वाक़या है और तवातर के साथ अब ये रूटीन बन गई है कि ये होता रहता है। वहाँ से फायरिंग पे हमारे जो बाड़ लगाई जाती है उसको उठाया जाता है, चोरी किया जाता है, फायरिंग की जाती है। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी नेशनल असम्बली में ये बयान दिया कि उसको बड़ा एक तो अंडरमाइन किया, उसको बिलिटल किया कि नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, हमने पता किया है। साथ में उन्होंने ये कहा कि हमें तालिबान की गवर्नमेंट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो ये कोई आपके ख्याल में गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशनल बयान या बाकी ये पॉइंट ऑफ व्यू भी कोई उनके साथ शेयर करता है? क्योंकि मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ी अक्सरियत है जो कि वहाँ पे ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से, इंसानी हकूक़ के हवाले से एक कंसेंसस सा पाया जाता है कि जब तक ये अपने मामला ठीक नहीं करेंगे हम उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देखिए जी, इसके अंदर तो हमारी पोजीशन जो बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए कि अफगानिस्तान के फैसले पाकिस्तान ने नहीं करने, अफगानिस्तान के फैसले अफगानों ने करने। ये उनके अपने मुल्क का फैसला है। अगर वहाँ पर एक कंसेंसस क्रिएट हो जाता है, अफगानिस्तान की अक्सरियत जो है वो एक निज़ाम को आगे चलाना चाहती है, तो पाकिस्तान को अपनी राय जो है उनके ऊपर मुसलत करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो भी अफगान अपने बारे में फैसला करते हैं तो उनको ये हमें हक देना चाहिए जिस तरीके से हम हक अपने लिए मांगते हैं। जहां तक ये बॉर्डर के ऊपर ताल्लुक है जी, बिल्कुल आप क्योंकि इस वक्त एक देखें हुकूमत कर क्या रही है, सुबह से लेकर शाम तक इस वक्त तो आपकी हुकूमत इस बात के ऊपर मरकूज है कि इमरान खान के ऊपर झूठा मुकदमा कौन सा लगाना है, उसकी किस घड़ी के ऊपर इल्जाम लगाना है। तो गवर्नेंस तो हो नहीं रही। इकोनॉमी आपने पहले हमने मईशत में बात कर ली कि जिस तरीके से तनाजुली आ रही है, 53% इजाफा हो गया दहशतगर्दी के वाकयात के अंदर। आप रीजन के अंदर जो मामला हो रहे हैं उनके साथ फैसला साजी नहीं कर सक रहे क्योंकि गवर्नमेंट मफलूज हुई पड़ी हुई है सुबह से लेकर शाम तक कि सरवाइव कैसे करना है। ये इतना बड़ा जुल्म इस वक्त पाकिस्तान के साथ हो रहा है और ये अल्लाह ताला इनको कोई अकल दे कि अपनी सियासत भी तबाह बर्बाद इन्होंने कर ली है ये कुर्सी बचाने के चक्कर में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटी सी मैं ब्रेक की तरफ चल, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम के आगाज़ में आमिर साहब ने बड़ी बेहतरीन बात की कि मईशत और सियासत अलग नहीं है, बल्कि पूरी सियासत इस वक्त हमारी इकॉनमी यानी मईशत के ऊपर हो रही है। किसी एक हिस्से को दुरुस्त करने की ज़रूरत है या फिर एक मुकम्मल सर्जरी की ज़रूरत है। ब्रेक से वापस आके इसमें मैं तफसील से बात करूँगी। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। आमिर साहब, जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं, मैशत की बात करते हैं, आपको नहीं लगता कि जब सियासतदान या हमारे मकबूल सियासतदान आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया से मुखातिब होते हैं और कहते हैं जी मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली सरमायाकारों का एतमाद तो मैशत से उठ जाएगा, पाकिस्तान से उठ जाएगा, वो यहाँ से मूव करना शुरू कर देंगे जो नुकसानदेह है? ये बुनियादी बात ही आपने जो कही यही है कि इस वक्त पूरी दुनिया हमारे पे एतबार नहीं कर रही, कोई लोग यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे, जिसकी वजह से कि हमें अगर जो कर्ज़े चाहिए भी हैं तो वो फिर मिलने में मुश्किल हो जाते हैं या बहुत महंगे मिलते हैं। IMF भी डिले होता जा रहा है और ये डार साहब का ये जो रवैया हो गया है बड़ा धमकी आमेज़ किस्म का, इस तरीके से नेगोशिएशंस नहीं की जाती हैं और आप अपनी सूरत हाल देखते हैं। और यहाँ इस वक्त है क्या क्राइसिस, क्या है क्राइसिस? सिर्फ इकॉनमी का नहीं, ये मल्टी प्रोंग्ड है। आपकी इस वक्त डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है आपस में बहुत ज़्यादा कन्फ्रंटेशन हुई हुई है। आपके इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी का जो बॉर्डर्स पे सिचुएशन है कि इंडिया ने कुछ अर्से पहले कहा था जी वो हमारा आज़ाद कश्मीर भी ले लेंगे। अफ़गानिस्तान के दूसरे बॉर्डर से आपको ईस्ट एंड वेस्ट जो है वो वहाँ पे तवातर के साथ हमले हो रहे हैं। फिर ये तालिबान की जो सूरत हाल है, स्वात से लेके दी वज़ीरिस्तान बनू तक ये पहुँच गए हैं।
क्लाइमेट चेंज के जो मसाइल आ रहे हैं कि इस वक्त भूल जाते हैं हम कि अभी भी सैलाब की जो खराबियां हैं वो ख़त्म नहीं हुई, अभी भी लाखों लोग हैं जो कि बेघर पड़े हुए हैं। ऐसे मौके पे एक परेशान कुन मसला है, मगर गवर्नमेंट के अंदर उस तरह का कॉन्फिडेंस या उस तरह की एक्सपर्टीज़ या उस तरह की एक जुस्तजू नहीं नज़र आ रही कि वो इन मामलात को हल करना चाह रहे हैं। वो बस सियासी बयान दे देते हैं शहबाज शरीफ और रोज़, और बिल्कुल तसल्लियाँ जो कि बहुत एक फ्लिमजी सी तसल्लियाँ होती हैं, तो वो नहीं, उससे ये मामलात हल नहीं होने वाले। तो उसमें मैं सिर्फ शेयर कर दूं कि हम जो आगे बात कर रहे थे कि रिज़र्व्स की किसी मुल्क का भी तयन करने के लिए कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके फॉरेन रिजर्व्स देखे जाते हैं। इंडिया के फॉर एग्जांपल मुझे याद है 600 अरब डॉलर के करीब जो है ना उनके इस वक्त रिजर्व है। ये 30-40 मिराल अरब के जो हैं वो बांग्लादेश के हैं। हमारे जो ये 6.7 बिलियन डॉलर्स पे आ गए हैं, ये क्यों आए हैं, इस पर सोचने की ज़रूरत है कि लोग जो भी हमें कर्जा देना चाहता है या बिज़नेस करना चाहता है वो इन चीज़ों को ही देखता है। और सूरत हाल ये है कि पिछले अक्टूबर में फिगर्स देख रहा था, पिछले साल अक्टूबर 2021 के अंदर जो है हमारे 17.2 बिलियन डॉलर के रिजर्व्स थे, जो कि इस दफ़ा अक्टूबर 22 के अंदर 8.9 पे आ गए। ये 48% का ड्रॉप है, बहुत ड्रास्टिक ड्रॉप। चलिए इसके कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ भी आते हैं आमिर साहब, माजरत इसके कॉन्सिक्वेंसेस पे भी आते हैं, मगर इस वक्त माहिर मईशत आबिद सुलेरी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। ओवर टू यू आमिर साहब। जी आबिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके हमें ज्वाइन करने का। आबिद सुलेरी साहब इकोनॉमिस्ट भी हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमी को भी बड़ा अंडरस्टैंड करते हैं, फिर SDPI मेरा हाल पाकिस्तान का टॉप का इस वक्त थिंक टैंक है उसको भी रन करते हैं। ही इज़ द बेस्ट पर्सन टू टॉक टू। सुलेरी साहब, ये अभी हम बात कर रहे थे, इसहाक डार साहब ने, एक ज़ाहिर है हमारे रिजर्व्स का और करेंसी का एक प्रॉब्लम चल रहा है कि ऑलमोस्ट बैंकरप्सी टाइप हो गया, हम एलसीज निकलवा पा रहे, मगर उन्होंने जो उसकी वो निशानदेही किया, उनका जी अफगानिस्तान में जो डॉलर आ रहे हैं वो मोरलेस उन्होंने कहा जी यही है। तो आपका क्या ख्याल है, ये बस एक अफगानिस्तान की डॉलर स्मगलिंग का एक फैक्टर है, क्या बाकी कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये क्राइसिस चल रहा है और इसका हल क्या है? ये देखिए, अफगानिस्तान में वाकईतन में इस वक्त कंफ्लिक्ट हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप देखें तो पिछले 8-10 महीनों में सियासत में इस्तेहकाम की वजह से जेन्युइन जो इन्वेस्टर थे वो इस वक्त इन्वेस्टमेंट करने से चाहिए हैं। जो दोस्त ममालिक जिन्होंने रोल ओवर करने हैं वो यही वेट कर रहे होते हैं कि गवर्नमेंट कौन सी होगी। फरवरी मार्च में वो वेट कर रहे थे, अभी वो वेट कर रहे हैं कि क्या PDM होगी या कोई केयर टेकर सेटअप आएगा या PTI होगी या कोई और हुकूमत होगी। इसके साथ अगर आप देखें तो PTI भी आखिरी दिनों में सियासी मसलों की वजह से IMF का प्रोग्राम जो है उसको कंप्रोमाइज करना पड़ा और अब्दार साहब को भी करना पड़ रहा है। स्पेशली एनर्जी के जो रेट्स हैं उनको देखा जाए या जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की वजह से जो नए टैक्सेस लगने हैं, तो जाहिर है कि जिस वक्त एक हुकूमत इलेक्शन मोड में हो उसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है आपके नए टैक्सेस लगाना या रेवेन्यू शॉर्टफॉल को मीट करना। और ऑन टॉप ऑफ इट इस वक्त जो हमारा डेट का जो क्राइसिस है वो मेरा ख्याल है कि मालियाती हिफाजत से ज़्यादा बड़ा वो आपके फॉरेन अफेयर का क्राइसिस है। इस वक्त हमारे डेट जो है 60% हमारा सऊदी अरब और चीन को हमने देना है और 20% जो है वो IMF और बाकी जो मल्टीलैटरल हैं और जो पेरिस क्लब है उनको देना है। तो 80% कर्जा जो है वो तो आपका फॉरेन पॉलिसी की मिन्नत है। अगर आपकी अमेरिका से ताल्लुकात अच्छे होते हैं तो IMF आपको सपोर्ट कर रहा होगा। अगर आप सऊदी अरब और चाइना से ताल्लुकात अच्छे रखते हैं तो रोल ओवर मिल जाएगा। तो ये एक बैलेंसिंग एक्ट कायम रखना और ये देखना कि किसी एक मुल्क के साथ ताल्लुक किसी दूसरे मुल्क से असरअंदाज ना हो, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त। और ये मेरा ख्याल में हमारा मेक और ब्रेक पॉइंट है कि हम आबिद, अगर आपसे ये कहा जाए कि फौरी आप बताएं हाल, अगर से आपसे पूछा जाए आपको लेट्स से कि फॉरेन मिनिस्टर कल फाइनेंस मिनिस्टर बना देते हैं और आपको एकदम से कोई 2-4 मेजर्स करने चाहिए जिससे कि ये क्राइसिस वक्ती तौर पे टल जाए, तो क्या करेंगे आप? जी आमिर भाई, ये अपना तो इसको तो करना बनाए, मुझे बहुत बड़ी बदुआ दे रहे हैं, लेकिन असल जो चीज़ है इस वक्त
मुल्क में सियासी इस्तेहकाम जो है उसका खात्मा जो बहुत जरूरी है। इस वक्त हमें अपने दोस्त ममालिक को IMF को ये दिखाना है कि कोई भी हुकूमत हो वो अपनी कमिटमेंट पूरी कर रही होगी, पॉलिटिक्स में कंसिस्टेंसी होगी। और ये सियासी जमातों के भी हाथ में है। जो सियासी जमात भी समझती है कि वो अगला इलेक्शन जीत के हुकूमत बनाएगी, ये उसके मफाद में है कि पाकिस्तान में एक मजबूत इकॉनमी को छोड़ के जाए, उनको विरसे में मिले। तो इस वक्त जरूर की समझती है कि ये जो 2-3 इशूज है, सब्सिडी का इशू है, एनर्जी प्राइसेस का इशू है, और आपका स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की प्राइवेटाइजेशन का इशू है, इन पे सियासत ना की जाए बल्कि इन पे कुछ मिल बैठ के अगले 3 साल के लिए एक कंसिस्टेंट पॉलिसी बनाने की जरूरत होगी, ताकि वो पॉलिसी बने और जो भी पार्टी जीत के आए वो उस पॉलिसी पे चल रही हो। ये सब इसके लिए अगर आपको नेशनल इकोनॉमिक सिक्योरिटी काउंसिल बनाना पड़ती है तो वो भी बनाने में कोई हर्ज नहीं है कि एक नेशनल इकोनॉमिक सिक्योरिटी काउंसिल बन जाए जिसपे। अब ये आप मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस बता रहे हैं। इस वक्त ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट और अपोजिशन मिल बैठने के लिए तैयार नहीं है और ये सियासी गैर इस्तेहकामी रहेगी। अंडर दी सर्कमस्टांसेस फौरी तौर पे ये जो रिजर्व्स का क्राइसिस है और हमारे पास जो डॉलर नहीं है एलसीज खुलवाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप क्या लेना चाहिए? तो फिर हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी पे तवज्जो देना होगी कि हम सऊदी अरब, चाइना और अमेरिका इन तीनों से बेशक बहुत अच्छे ताल्लुकात बना के रखें ताकि रोल ओवर भी मिल रहा हो और IMF में आपको थोड़ा सा रिलीफ भी मिल जाए। और उस पर पाकिस्तान की जो पोजीशन होगी रशिया के साथ वो बड़ा मैटर करेगी कि पाकिस्तान को रशिया के साथ अपने ताल्लुकात इस तरह के रखने होंगे, रशियन पॉलिसी इस तरह की अपनानी होगी कि ना चीन नाराज हो और ना अमेरिका नाराज हो। ये रशिया वाली आपने बड़ी अच्छी बात की। हम 1 साल से वैसे कह रहे हैं कि रशिया की तरफ एक्सप्लोर करें जब से इमरान खान गए, क्योंकि वो पॉलिटिकल इशू बन गया और इस वजह से जो उसको एक्सप्लोर ही नहीं किया गया रहा। पूरी दुनिया ख़ासतौर पे इंडिया जो है करेंसी स्वाप्स के ज़रिए वहाँ से ऑयल लेता रहा और उन्होंने इकॉनमी अपनी खड़ी कर ली। अब ये जाके 8 माह बाद कह रहे हैं जी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं और किया जा सकता है। और आपने सही कहा कि फौरी तौर पर अगर हल हो, क्योंकि सबसे बड़ी हमारा खर्चा तो एनर्जी का है, तो वो किया जा सकता है। मगर ये अभी मुझे नहीं लगता कि ये इनको क्योंकि पॉलिटिकली नुकसान पहुंचता है कि ये रशिया से कर पाएंगे। दूसरा ये जो बड़ा तहमकाना एक रवैया डार साहब का नज़र आ रहा है IMF की तरफ कि जनाब उन्होंने जिस तरह लगता है कि हमने उनको कर्ज देना है, उन्होंने हमें कर्ज नहीं देना। क्या मुनासिब है ये? जी देखिए, इस वक्त IMF के बारे में तो डार साहब ने जो कहा शायद वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, लेकिन जब मैं IMF से बातचीत करता हूँ और उनसे मैं पूछता हूँ कि मसला कहाँ पे है, तो जो हमारे नंबर्स हैं हमने जो दिए हैं फ्रंट पे स्पेंडिंग के, IMF उसकी डिटेल जानना चाह रहा है कि किस महीने में किस जिले में कितने पैसे खर्च होंगे और उस तरह की कोई बाइफरकेशन इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं दे पा रही। तो दो लेवल पे IMF के साथ बातचीत जारी है। एक तो आपकी जो पॉलिटिकल लेवल होता है और दूसरा जो आपका टेक्निकल लेवल है। और इस वक्त टेक्निकल लेवल पे भी डाटा की जो कंसोलिडेशन है वहाँ पे एक इशू आया हुआ है। आबिद, मैं क्विकली आपसे जानना चाहूँगा, हफीज़ पाशा साहब पाकिस्तान के बड़े नामवर इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने बड़ी एक डर ही गया हूँ मैं तो सुन के, सबको पता है मगर एक जब इकोनॉमिस्ट कहता है तो और डर लगता है। वो कहते हैं जी तारीखी तौर पे जब भी हमारे रिजर्व्स बहुत ज़्यादा गिरते हैं तो फिर रुपये जो है ना वो और गिरता है। और उनका जी ये कहना नहीं चाहिए मगर लगता इस बात का बड़ा इम्कान हो सकता है कि हमारा रुपये और नीचे जाएगा। आमिर भाई, इससे मैं आपका रिकॉर्ड पर बात कर सकूंगा आपके साथ आप कैमरा, लेकिन मैं अमूमन करेंसी की वैल्यू के बारे में स्पेकुलेशन करने से एतराज़ करता हूँ। उसके नेगेटिव असर भी पड़ सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो इस पर किसी दिन आप कैमरा आपको मैं सारी डिटेल दूँ। जी वो वैसे ये मुनासिब बात है वो, मगर क्या करें, लोगों को हमारा काम है कि खबर भी देनी होती है। उस वक्त इंसान ये सोचना पड़ जाए तो फिर मुश्किल हो जाता है। जब क्राइसिस मिस हैंडलिंग की वजह से हो रहा हो तो खासतौर पे देने की जरूरत पड़ जाती है। इसमें मैं ये जरूर कहूँगा कि डार साहब को स्टेट बैंक को आहिस्ता आहिस्ता और पेड़ को डेफिसिट से इस वक्त अगर जो मार्केट के मुकाबले में रेट है उस पर आने देना चाहिए। इस वक्त 25 रुपए का फर्क है स्टेट बैंक के रेट का और ओपन मार्केट के रेट का, जो कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो अगर इसको थोड़ा थोड़ा करके स्लिप होने से तो एटलीस्ट लोग होल्डिंग कर रहे हैं या जो एक्सपोर्टर अपनी प्रोसीड नहीं मंगवा रहे, रेमिटेंसेस भेजने वाले हुंडी हवाला इस्तेमाल कर रहे हैं, वो स्टेट बैंक पे डॉलर आने शुरू हो जाएंगे। तो थोड़ा सा हमें इस वक्त रुपये की जो मार्केट पे लेवल पे कीमत है उसको थोड़ा सा स्टेबलाइज होने देना चाहिए। मगर उन्होंने पाशा साहब ने
मज़ीद जो ये कहा है कि ये लार्जली सबसे बड़ा इल्ज़ाम उन्होंने ठहराया है कि डार साहब ने ये जो बयान कर दिया था कि जनाब मैं 200 पे डॉलर लेके आऊँगा, उससे ये क्राइसिस डीपन हुआ है और उसकी वजह से फिर ये जो इतना इंटरबैंक रेट में और मार्केट रेट में 10 से 20 रुपए का फ़र्क पड़ गया है और उसके बाद कोई भी डॉलर्स के हर कोई इतने फ़र्क में क्या करेगा। रेमिटेंसेस हमारे उसकी वजह से शार्पली उसको फ़र्क पड़ा है। जी जाहिर है इकॉनमी जो है वो पोलिटिकल इकॉनमी से जुड़ी हुई है और आप सियासत से ज़्यादा हो के मीशत जो है वो नहीं चला सकते। इस वक्त मीशत को सियासत की जरूरत है और सियासत को मीशत की जरूरत है। ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। कोई भी ऐसी स्टेटमेंट का वो पोलिटिकल स्लोगन हो वो देने से इस वक्त एतराज़ करना होगा क्योंकि हमारी मीशत उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आबिद हमारे से बात करने का। आई एम सॉरी आप किसी फंक्शन में थे और हमने आपको तकलीफ दी। चलें, बेहद शुक्रिया आबिद सलेर साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से वापस आके गुफ्तगू यही से आगे बढ़ेगी और एक सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि क्या शहर कायद को कभी कोई वारिस भी मिलेगा। एक ब्रेक, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। आमिर साहब, अभी कुछ सियासी मामलात के ऊपर बात में तशनगी रह गई थी, मैं चाह रही हूँ वो ज़रा ख़त्म हो जाए। क्या वाकई ये बात दुरुस्त है कि परवेज़ इलाही साहब की और इसाक डार साहब की कोई पसे पर्दा कोई मुलाकात हुई है, कोई मामलात है जो खान साहब से छुपाए जा रहे हैं? नहीं, खबर की ज़राए के हवाले से बड़ी मीटिंग्स की चल रही है, फ़लाने की फ़लाने से हुई, फ़लाने की फ़लाने से हुई। तो जब तक हमारे पास पूरा उसका क्रेडिबल प्रूफ ना हो तो हम नहीं करेंगे। मगर वो समथिंग इज़ गोइंग ऑन। वो ये आपको पता चलता है कि खान साहब के अंदर वो असम्बलियाँ तहलील करने के मतलब जो जितने पहले कॉन्फिडेंट थे और जितने ज़ोर से कहा जा रहा था, अभी इफ्स एंड बट्स में बात शुरू हो गई है। मैं भी देख रहा था शिबली साहब बैठे हुए थे काशिफ के प्रोग्राम में, तो वो बड़े नॉन कमिटल से थे कि तहलील करने में कि करेंगे कि नहीं करेंगे, और बार बार ये ज़ोर दिया जा रहा था कि ज़्यादा अहम है कि मुल्क की मईशत को ठीक किया जाए। और इमरान खान साहब ने भी अच्छी बात है कि मईशत पे बात की, मगर इस बात के अगर बहाना बनाया जाएगा कि जी इस वक्त अगर हमने तहलील होने की असम्बलियाँ बात की तो उससे जो है ना मईशत होएगा, तो वो मुश्किल नज़र आता है। क्योंकि इनके पास एक अभी टाइम है बस कि दिसंबर में कर लें तो ठीक है, अगर नहीं दिसंबर में कर पाएंगे दिसंबर के आखिर तक, तो 4 अप्रैल को रमज़ान शुरू हो जाना है। तो ये इलेक्शन जो है ना 90 दिन के बाद होने हैं। तो अगर दिसंबर में होगी तहलील असम्बलियाँ तो ये मार्च में इलेक्शन हो पाएंगे, क्योंकि रमज़ान में इलेक्शन नहीं हो सकते हैं। और अप्रैल अगर गुजर गया तो मई तक ईद ख़त्म होते होते मई जून जुलाई अगस्त फिर 3-4 महीने आगे रह जाते हैं, वैसे ही रह जाते हैं। तो वो फिर टाइम पे ही काम होगा, फिर 1-2 महीने पहले कराने से कोई फ़र्क नहीं आएगा। परवेज़ इलाही की साहब की समझ आती है कि वहाँ पे इस वक्त पूरी पंजाब असम्बली की, वैसे PTI के लोग भी बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा रहे हैं कि इस वक्त हर कोई वहाँ पे, मैं वैसे बताऊँ आपको पंजाब में क्या इस्लामाबाद में हर गवर्नमेंट में हर बंदा जो है इस वक्त वो जल्दी में है कि जल्दी से जल्दी कुछ कर लिया जाए। और वहाँ पे डेवलपमेंट फंड्स के ख़जाने खुल गए हैं और लोगों की जो है वो स्कीमें बन रही हैं, धड़ाधड़ नौकरियाँ कराई जा रही हैं। मैं खबर दे दूँ इस्लामाबाद में भी ऐसी सूरत हाल है कि इसकी तफसील बाद में अगले प्रोग्राम में किसी में बताऊँगा मैं आपको कि एक बहुत ही बड़े ब्यूरोक्रेट, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट जो को एक्सटेंशन में रखा गया है, वो PM ऑफिस में हैं और इस वक्त वर्चुअली वही रन कर रहे हैं सारा शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को आज चीमा साहब के साथ मिलके। तो उनका एक प्लाज़ा है पिंडी में और वो पिंडी का उसमें कोई 3.2 बिलियन रुपीस का शायद कोई पैसे देने हैं उन्होंने बैंकों के कंसोर्शियम के, वो नहीं दे पा रहे उसका। और वो उसूली तौर पे बैंकों को उसको या सुप्रीम जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को उनके ख़िलाफ़ सरजनिश करनी चाहिए और लिक्विडेट करके रकम लेनी चाहिए। मगर वो काफ़ी महीने गुजर गए हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा और उसका शायद हल निकाल लिया जाए। तो हर कोई
बाकी भी ब्यूरोक्रेट्स का जो टॉप पे बैठे हुए हैं और पॉलिटिशियंस भी दाएं बाएं हर कोई देख रहा है कि इसमें इस टाइम में जो कुछ किया जा सकता है कर लिया जाए। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब के इर्द गिर्द भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनका इंटरेस्ट नहीं है इसमें, और वो परवेज़ इलाही के साथ वैसे ही हर MP MNA कोई भी वक्त से पहले घर नहीं जाना चाहता, तो उनका भी एक प्रेशर है। और इमरान खान साहब के पास जब वो देखते हैं कि अगर उन्होंने कह भी दिया तो और ये ना हो पाया तो उनकी काफ़ी जो है सियासी तौर पे उनके लिए बुरा होगा। उसूली तौर पे इनको ये होमवर्क पहले करके ऐलान करना चाहिए था। पिंडी के जलसे में जो ऐलान किया उससे पहले ये चीज़ें डिसाइड करनी इन्होंने नहीं की। पहले इन्होंने इस्तीफ़े का कहा, फिर क्या हम असम्बलियों से इस्तीफ़े दे रहे हैं, फिर पता चला जी नहीं असम्बलियाँ तहलील कर रहे हैं, फिर असम्बलियाँ तहलील करने की तारीखें भी बदल रही हैं। आखिरी तारीख जो बताई गई थी वो 20 दिसंबर है, जो कि अब उससे भी हटते हुए नज़र आ रहे हैं। सो इनके लिए एक सियासी एक मुश्किल तो है। ठीक है, अब जो तहरीक इंसाफ कर रही है पूरे मुल्क में वो महंगाई मुकाओ मुल्क बचाओ रैलियां जो निकाली जा रही हैं। आज जो उन्होंने खिताब किया या जो उनकी जो मुआशी टीम के साथ मीटिंग हुई आमिर साहब, उसमें एक चीज़ तो हमें नजर आती है कि खान साहब बिलीव करते हैं, मोहर सब्त उन्होंने कर दी है कि सियासत के अंदर मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। फिर वो आज कौम की बजाय इदारों से मुखातिब हो रहे थे, वो इदारों से डिमांड क्या कर रहे हैं और किस इदारे से वो मुतालबा क्या कर रहे हैं, ये सवाल तो उठ रहा है। बात यह है कि ये वो उनकी ज़ाहिर है कोशिश है कि इदारे आके किसी तरीके से कान मरोड़ के जो है PDM को मजबूर करेंगे वक्त के ऊपर अभी अर्ली इलेक्शंस करवाए जाएं, वरना मईशत के बड़े बुरे हालात होंगे। जबकि PDM वाले बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। एक तो इदारों की मैं समझता हूँ एक लिमिटेशन भी होती है कि अगर वो चाहेंगे कि जनाब जितनी देर तक लटका जा सके वो लटकाएंगे, और चूँकि इमरान खान साहब वहाँ पे से रिज़ाइन असम्बलियों से नेशनल असम्बली से कर चुके हुए हैं, सो कोई आईनी तरीका नहीं है कि उनको मजबूर किया जा सके। वो सियासी तौर पे रहना चाहेंगे, अगर उनको निकाला गया किसी और तरीके से तो वो शहीद भी बनेंगे। सो मेरा नहीं ख्याल है कि वो जो उनको जब तक सियासी आप कोई गेम ना खेलें या उनको मजबूर ना किया जाए, तो मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है और वो वाकई है कि पंजाब और KP की असम्बलियाँ तहलील करवा लेते हैं तो फिर वो एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। अगर पंजाब में नून लीग हार जाती है और इमरान खान, जिसका बहुत कभी इम्कान है कि PTI जीत जाती है पंजाब में भी और KP में, उससे अगला नेशनल इलेक्शन तकरीबन इंश्योर हो जाता है। मगर लगता है कि उनको अपना लगता है कि कार्ड्स जो टेबल पे हैं वो पूरे परवेज़ इलाही सब उनके काबू नहीं है। परवेज़ इलाही इदारों की तरफ देख रहे हैं, कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं। तो इसलिए हालात से समझौता करते हुए जो है PTI बड़े मिक्स्ड किस्म के बयानात दे रही है। मगर ये आप तरले से नहीं ये काम होता। ये इमरान खान साहब खुद कई दफ़ा कह चुके हुए हैं, ये काम करवाया जाता है, ये होता नहीं है कि आप कहें जी कोई बाहर से आगे करे। ये बाहर से किसी को मईशत बिल्कुल मामला ख़राब है, मगर इससे PDM वाले जो हैं वो अपनी पावर नहीं छोड़ने वाले। सही है, ठीक है। चलिए मान लिया आमिर साहब के असम्बलियों के हवाले से तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब को कुछ एज हासिल है, मगर हम ओवरऑल अगर बात करते हैं, इलेक्शन कमीशन का तौक अपनी जगह पर है, डेली मेल की माजरत अपनी जगह पर है, राना सनाउल्लाह साहब की बरियत अपनी जगह पर है, नवाज शरीफ साहब की वापसी की शुनेद भी सुनाई दे रही है हमें। तो आपको नहीं लगता तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ी मुश्किल के अंदर है इस वक्त? नहीं, वो मुश्किल में तो सबसे ज़्यादा तो पूरा पाकिस्तान है इस वक्त, कि इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, मईशत की सिचुएशन है, एक गैर इस्तेहकामी है। पता नहीं आइंदा, हर आदमी परेशान है कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या होगा। गैस की लोड शेडिंग चल रही है, गैस या तो आ नहीं रही या बहुत थोड़ी आ रही है, 18 घंटे तक की हो रही है, और बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। मैंने आगे ये फिगर्स निकाले हुए थे जो आज हफीज़ पाशा साहब ने कोट किए हुए थे कि हेडलाइन रेट जो इन्फ्लेशन का है वो 26% तक जा चुका हुआ है, और वैसे जो एवरेज जो है उसकी इन्फ्लेशन की वो 21 से 23% तक बढ़ चुकी हुई है, जो कि प्रोजेक्शन 18 से 20 तक की थी। सो 5% जो है ना प्रोजेक्शन से ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। तो वो सारा पाकिस्तान ही परेशान है। तो इमरान खान जो है वो मेरा ख्याल है PTI के पास ये ट्रम्प कार्ड है, इन्होंने उसको ये अभी भी जो भी है, परवेज़ इलाही साहब के पास भी चॉइसेस कम है।
ठीक। परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो अगर वो उनके लिए भी पीडीएम के साथ जाना तकरीबन नामुमकिन है, तो वो अपना मैं समझता हूँ कि एक खेल रहे हैं, एक गैम्बल कर रहे हैं कि जितना प्रेशर डाला जा सके, पर ज़्यादा ये चीज़ें करेंगे तो उनको भी मुस्तकबिल, उनका सियासी मुस्तकबिल पीटीआई के साथ अच्छे ताल्लुकात में है, इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे और बुरे हालात में अगर ये इनके दरमियान में कोई अलग-अलग रास्ते चुनने का स्टेज आ जाती है तो वो पीटीआई के लिए तो छोड़ें, परवेज़ इलाही साहब के लिए दिस विल बी द एंड ऑफ हिज पॉलिटिकल करियर। ठीक है, चलिए ये तो सारी सियासी जमातों की बात, अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात ना करें आमिर साहब तो ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी। कराची के अंदर क्राइम्स के हवाले से जो फिगर्स हैं वो बड़े खौफनाक है, उस पर तो मैं फिर बाद में आऊंगी, मगर अगर सूबाई हुकूमत की हम बात करते हैं तो इनका सियासी मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं आइंदा आम इंतखाबात में, और इनकी मौजूदा गवर्नमेंट को आप किस तरह से रेट कर रहे हैं? नहीं, गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ी वजह तो ये है कि वो उनके लिए प्रायोरिटी जो है वो इस वक्त परफॉर्म करने से ज़्यादा है कि कोलिशन पार्टनर्स को कैसे खुश रखा जाए। आज आपने देखा होगा बाप पार्टी का भी बड़ा सख्त बयान आया है कि जनाब हमें जब आपकी ज़रूरत थी तो उस वक्त तो आप बहुत ज़्यादा तरले कर रहे थे। उनकी भी एक डिमांड लिस्ट है। एमक्यूएम हर दूसरे दिन जो है वो भी नाला रहती है और उनकी भी एक डिमांड लिस्ट है। सो पीपल्स पार्टी की और नून लीग की भी ये चक्रवृक्ष रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस वक्त जो है 250-300 ब्यूरोक्रेट हैं 20 से 21वें ग्रेड में जिन्होंने जाना है, उनकी बोर्ड में डिसाइड हो गया हुआ है, फैसला हो गया हुआ है, पर वो 3-4 माह हो गए हैं उसके अंदर डिले पड़ती जा रही है और ये फैसला नहीं हो, उनको अनाउंस नहीं किया जा रहा, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं वो चाह रहे थे कि इसको डिले करके अपनी मर्ज़ी के बंदे निकलवाए जाएं और डाले जा सके। अब सुना है कि लेटेस्ट जो है वो उसका फ़ैसला ये हुआ है कि उनको बोर्ड को अनाउंस किया जा रहा है। वो जो पहली फहरिस्त थी, मगर सिर्फ ये एक कंसेशन दी गई है कि जिनको जो सुपरसीड हो रहे थे ब्यूरोक्रेट्स, उनको अब डिफ़र किया जा रहा है, उनको केस को डिफ़र, यानी उनके पास एक और मौका आ जाएगा कि उनकी तरक्की हो सकेगी। मगर इसके अंदर जो है नून लीग वर्सेस जो है पीटीआई आपस में लड़ाई रहती है, उहदों पे लड़ाई रहती है। हमने मुबारक सेंटर का आपसे स्टोरी कवर की थी, उसके ऊपर भी पीटीआई पीपल्स पार्टी वर्सेस नून लीग एक लड़ाई चल रही है कि स्पोर्ट्स बोर्ड वर्सेस पंजाब गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ जो है मुकदमेबाजी और अब जो है केसेस करवाने पे आगे कब्ज़ों की लड़ाइयाँ चल रही हैं। तो पीपल्स पार्टी के लिए इस पे अंदर जो है ठीक है वो गवर्नमेंट में है, मगर उनके पास सिंध में भी गवर्नमेंट है, यहाँ भी इख्तियारात मिले हुए हैं। वो उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि वो बाकी सूबों से ख़ास तौर पे पंजाब में वो बिल्कुल आउट हैं और वो इन होते नज़र नहीं आ रहे। और अगर ये असम्बलियाँ पंजाब की पहले तहलील हो गई और इलेक्शन लड़ना पड़ गया तो मेरा ख्याल है ये पीडीएम आपस में इत्तेहाद टूट जाएगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी नहीं चाहेगी कि वो अपनी टर्फ छोड़ के नून लीग को टोटली दे दे। वो चाहेंगे कि उनकी कुछ सीटें बढ़े और इनकी वैसे गवर्नमेंट में कोलिशन गवर्नमेंट बनाई जा सकती है, मगर इलेक्टोरल कोलिशन बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है। उसके लिए जो गिव एंड टेक करनी पड़ती है, उसके लिए मैं नहीं समझता कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में इस वक्त जो हालात हैं उसके अंदर इस बात का इम्कान है। सही है। गिव एंड टेक से मुझे याद आया आमिर साहब, क्या पंजाब के अंदर उनको नुमाइंदगी देने देंगे या वो ले सकेंगे पीपल्स पार्टी वाले? नहीं, पीपल्स पार्टी मैंने जैसे कहा है कि नून लीग पीपल्स पार्टी भी घुसना चाहेगी, मगर पीपल्स पार्टी की पंजाब में सीटें देखें ना होने के बराबर रह गई हैं। एक यहाँ से स्पीकर साहब की जो है राजा परवेज़ अशरफ साहब की गुजर खान में सीट निकली है, तो दूसरी जाके गालबन फिर इधर मुजफ्फरगढ़ में जाके उन्होंने 2 सीटें निकाली हैं और उसके बाद दरमियान में फिर जो रहीम यार खान जाके सीटें निकाली हैं। तो ये इतने बड़े सूबे में 56% पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से पंजाब है, तो वर्चुअली वो वाइप आउट हो गए हैं और अभी जो हालात हैं बड़ा मुश्किल लगता है कि उनके लिए, और इसलिए वो छोड़ना नहीं, वो चाहेंगे कि वो दोबारा इन रोड्स तलाश करें और अपनी कोई रिट्रीव करें। नून लीग को पहले ही पीटीआई उनको खा चुकी हुई है, वो नहीं चाहेंगे कि मज़ीद जो है पीपल्स पार्टी को भी शेयर दें, तो इसलिए एक अनईजी अलायंस है। और इलेक्शन अगर हो जाते हैं तो फिर अर्ली इलेक्शन हो जाते हैं तो ये उनके लिए मुश्किल है।
सही है, ठीक है। एक आखिरी सवाल है और उसका मुझे क्विकली जवाब चाहिए। बड़ा आम सा सवाल है और हर शख्स ये जानना चाहता है। आमिर साहब, सियासत उस शतरंज की तरह है जिसकी बिसात की हर चाल का आपको पता होना चाहिए। जो हमारे मैं सियासत से हटके मैं चाहूँगा कि आज एक सिंध के अंदर जो है काफ़ी आईजी साहब में सिंध के जो हैं वो उनके दरमियान और जज साहब हैं के आगा साहब, जस्टिस के आगा साहब, तो उनके यहाँ एक बड़ा वर्बल स्पैट सा हुआ है कि जज साहब ने बहुत ज़्यादा उनकी आईजी साहब की जो है मेमन साहब की काफ़ी सरजनिश की कि एक तो उसके कराची के हालात के मुतल्लिक कि कराची के हालात जो हैं कोई इतने। चलिए आमिर साहब बेहद माजरत, मैं कल इस पे बड़ी तफसील के साथ आपसे बात कर लूंगी। वक्त खत्म हो चुका है, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।